दुनिया इस हफ्ते के रविवारीय विशेषांक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज के इस खास एपिसोड में हम बड़ी खबरों के साथ साथ दुनिया मेरे आगे सेगमेंट से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले बात बड़ी खबर पर। बीते दिनों भारत में मजहब पर विवादित टिप्पणी और इंटरनेशनल लेवल पर उसके खामियाजे का एक नमूना देखने को मिला। टीवी डिबेट में एक राजनीतिक दल की प्रवक्ता ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी की। इस टिप्पणी का भारतीय लोगों ने और भारतीय मुसलमानों ने कड़ा विरोध किया और उस प्रवक्ता पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही अरब देशों ने भी इसकी कड़ी आलोचना की और भारत से माफी तक मांगने को कहा। अरब के कई देशों में भारतीय उत्पादों का बहिष्कार भी होने लगा। विरोध बढ़ता देख भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर औपचारिक वक्तव्य जारी किया और सामाजिक सद्भाव के प्रति अंतर्राष्ट्रीय जगत को आश्वस्त भी किया। इस बहस की कई परतें हैं, जिसका एक सिरा धर्म और राजनीति की ओर खुलता है तो दूसरा सिरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर। आज हम इस दूसरे सिरे की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजहें हैं जिनके चलते भारत ने अरब देशों की नाराजगी को अहमियत दी। अब ऐसी कौन सी बातें हैं जो भारत को अरब देशों के साथ नरमी बरतने को मजबूर करती है। जब अरब देशों की आलोचनाओं पर भारत सरकार ने विरोध नहीं जताया, तब तमाम तरह के विश्लेषण सामने आने लगे। कहा यहां तक जाने लगा कि भारत सरकार अरब देशों के सामने झुक गई। लेकिन मामला अरब देशों के सामने झुकने या ना झुकने का नहीं है। असल में मामला पैसे और कारोबार का है। मामला अरब देशों से आने वाली कमाई का है और देश की अर्थव्यवस्था का है। जब पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया, तब कतर, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान समेत कई देशों ने तल्ख लफ्जों में ऐतराज जताया। कई देशों ने तो भारतीय राजदूतों को तलब भी किया। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा नाम जिस देश का उछला वो था कतर। कतर के दौरे पर गए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सम्मान में आयोजित डिनर को वहां की सरकार ने रद्द कर दिया। इसके बाद भारतीय सरकार भी बचाव की मुद्रा में नजर आई। सवाल वही कि आखिर ऐसा क्यों। तमाम पहलुओं पर विचार करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि भारत और अरब देशों के बीच रिश्ते कैसे रहे हैं। अगर पिछले 8 सालों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते पहले से बेहतर हुए हैं। अगर मैं थोड़ा और जोर देकर कहूं तो खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है। मतलब कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देशों से भारत की नजदीकियां खूब बढ़ी हैं। इसका एक नमूना ये है कि सऊदी अरब ने 2016 में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान अब्दुल अजीज अल सऊद से सम्मानित किया। 2019 में यूएई ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा। उसी साल बहरीन ने पीएम मोदी को किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसॉ से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद यूएई, कतर, सऊदी अरब के शाही परिवार के साथ निजी संबंधों को मजबूत करने के लिए काफी मेहनत की। हालांकि अब से पहले अरब जगत के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे थे। भारत के बंटवारे के समय से ही अरब देशों का झुकाव पाकिस्तान की ओर रहा है। एक वजह और भी रही कि कश्मीर मुद्दे पर अरब देशों ने पाकिस्तान का ही साथ दिया। लिहाजा भारत और अरब जगत के बीच रिश्ते कभी बहुत मजबूत नहीं हो सके। आखिरी 2 दशकों में ही भारत और अरब देशों के रिश्ते पटरी पर आने लगे। 2002 का वो साल आया जब भारत और अरब लीग के साथ औपचारिक संबंध कायम हुए। वही अरब लीग जो अरब देशों को एकजुट रखने की वकालत करता है। हालांकि जब भारत ने अरब लीग के साथ रिश्ते कायम किए, तब ये ताल्लुक महज तेल के आयात और भारतीय प्रवासियों के अरब जाने तक सीमित था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद भारत ने खाड़ी देशों के और करीब जाने की पहल की और इसमें कामयाबी भी मिली। यही वो नजदीकियां हैं जिसके चलते भारत और अरब देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी आलोचनाओं के बाद भी भारत अरब देशों के साथ नरमी से पेश क्यों आ रहा है। आइए इसे समझते हैं। असल में भारत एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई वजहों से अरब जगत के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। कच्चे तेल के मामले में अरब पर भारत की निर्भरता जग जाहिर है। ईरान और इराक को मिलाकर भारत का करीब 70% पेट्रोल खाड़ी देशों से आता है। भारत के प्राकृतिक गैस के वार्षिक आयात का करीब आधा हिस्सा कतर से ही आता है। भारत सिर्फ सऊदी अरब से ही 18% कच्चा तेल और अपनी जरूरत की 30% एलपीजी आयात करता है। जहां तक व्यापार का सवाल है तो इस मामले में भी खाड़ी देशों का कोई मुकाबला नहीं है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और सऊदी अरब चौथा।
मौजूदा समय में भारत के कुल आयात का आधा हिस्सा खाड़ी देशों के गठबंधन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों से ही आता है। इन आंकड़ों से साफ है कि इन देशों के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते कितने मजबूत हैं। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि तकरीबन 90 लाख हिंदुस्तानी खाड़ी देशों में काम करते हैं। ये लाखों भारतीय यहाँ से अरबों डॉलर कमाकर अपने देश यानी भारत भेजते हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत का तकरीबन 55% रेमिटेंस यानी बाहर के देशों से भारत में भेजी गई धनराशि, तो उसमें से 55% रेमिटेंस खाड़ी देशों से ही आता है। यानी विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा देश भेजे जाने वाले कुल धन के आधे से ज्यादा हिस्से का स्रोत खाड़ी देश ही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पिछले साल विदेशों में बसे भारतीयों ने करीब 87 अरब डॉलर भारत भेजे। गौरतलब है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इस विदेशी कमाई का एक बड़ा योगदान होता है। ऐसे में जब अरब देशों ने भारत के प्रति नाराजगी जाहिर की तो सरकार के सामने कई तरह के संकट पैदा हो गए। अगर वक्त रहते सरकार हरकत में नहीं आती तो न सिर्फ व्यापार के मोर्चे पर भारत के लिए दिक्कत पैदा होती, बल्कि खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंसेस पर भी बुरा असर पड़ता। दूसरी ओर इन देशों में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा भी भारत सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी ने न केवल अरब देशों में काम करने वाले भारतीयों की नौकरियां खतरे में डाली, बल्कि उनकी सुरक्षा भी सवालों के घेरे में आ गई थी। यही सब वो परिस्थितियां हैं जिनके चलते भारत सरकार ने अरब देशों के साथ नरमी बरती। लेकिन मामला केवल तेल और रेमिटेंस का नहीं है। अरब से हमारा रिश्ता सांस्कृतिक और ऐतिहासिक है। बड़ी मशक्कत के बाद भारतीय नागरिकों ने वहां अपनी जगह बनाई है। दूसरी ओर दुनिया भर में भारत विविधता और एकता के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में भारत ने दशकों में अपनी साख बनाई है। इसलिए टीवी डिबेट की गहमा गहमी से निकले विवादित बोल से भारत की स्थापित साख तो प्रभावित होती ही है, साथ ही इससे विदेशों में भारतीयों की रोजी रोटी पर भी और सुरक्षा पर भी संकट आ जाता है। अब आते हैं इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे पर। इसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहली खबर में पेट्रोलियम तेल से समृद्ध देश लीबिया के लोग इन दिनों अंदरूनी राजनीतिक कलह से बेहद परेशान हैं। राजनीतिक ताकत हथियाने के लिए चल रहे संघर्ष ने देश की सत्ता में निर्वात पैदा कर दिया है। बीते हफ्ते लीबिया की राजधानी त्रिपोली में इन्हीं नेताओं द्वारा समर्थित मिलिशिया सशस्त्र समूहों के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया। ये समूह फाती बाशागा और अब्दुल हामिद दबीबा के समर्थक गुट से हैं। फाती बाशागा फरवरी 2022 में लीबिया की संसद द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री हैं, जबकि अब्दुल हामिद दबीबा संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित वर्तमान और अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। अब्दुल हामिद दबीबा संसद द्वारा चुने गए बाशागा को सत्ता सौंपने से इनकार कर चुके हैं। तब से लीबिया में संघर्ष बरकरार है। लंबे समय तक तानाशाह रहे मुअम्मर गद्दाफी को 2011 के विद्रोह के जरिए सत्ता से बेदखल करने के बाद देश लगातार राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। उधर यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल को लेकर गतिरोध अभी तक जारी है। उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, जिसमें उत्तरी आयरलैंड भी शामिल है, के बीच होने वाले व्यापार पर कस्टम क्लियरेंस से जुड़ा है। ब्रिटेन उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल में संशोधन करने पर विचार कर रहा है। इससे यूरोपीय संघ के मुकाबले ग्रेट ब्रिटेन के लिए कस्टम क्लियरेंस आसान हो जाएगा। यही कारण है कि यूरोपीय संघ इस संशोधन का विरोध कर रही है। रूस पर लगे प्रतिबंधों के चलते यूरोपीय संघ तेल आयात के नए स्रोतों को तलाश कर रहा है। इसी के तहत यूरोपीय संघ ने मिस्र की राजधानी काहिरा में इजराइल और मिस्र के साथ गैस समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यूरोपीय संघ की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस त्रिपक्षीय समझौते के जरिए पहली बार इजरायली गैस यूरोपीय बाजार में पहुंच बना सकेगी। वर्तमान में यूरोपीय संघ तकरीबन 40% गैस रूस से आयात करता है। और अगली खबर में सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने हमजा अब्दी बर्रे को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। इससे पहले मोहम्मद हुसैन रोबले सोमालिया के प्रधानमंत्री थे, जिन्हें जमीन की चोरी में शामिल होने के आरोप के चलते नवंबर 2021 में राष्ट्रपति द्वारा पद से हटा दिया गया था। सोमालिया पिछले कई सालों से भारी सूखे और निर्जातीय संघर्ष का सामना कर रहा है। सोमालिया अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में मौजूद हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती
और इरिट्रिया शामिल है। इसे सोमाली प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल पर। सवाल है, अरब देश भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं, विवेचना कीजिए। तो ये था इस बार का दुनिया इस हफ्ते। दुनिया इस हफ्ते में हमने एक महत्वपूर्ण कहानी के साथ साथ दुनिया में घट रहे तमाम घटनाक्रमों के बारे में जाना। इस कार्यक्रम को लेकर अपने फीडबैक, इस कार्यक्रम को लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे। तब तक नमस्कार।